हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। 2020 में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर सीएपीएफ एसी, यूपीएससी सिविल्स, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, सीडीएस, एनडीए और कोई भी जो स्टैंडर्ड एग्जाम है, तो उसके लिए ये एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपका काफी लाभदायक होगा। तो देखो, इसमें से क्या है कि हम जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 10 में से हम 9 का आपको आंसर उस समय बता रहे हैं और एक क्वेश्चन को आपको दे रहे हैं कि आप उसको लिखो, उसको उसको सर्च करो, उसको फाइंड करो और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो लास्ट सीरीज में हमने जो 10th क्वेश्चन 9 क्वेश्चन का हमने आंसर आपको बता दिया था, जो 10th क्वेश्चन था उसका आंसर डी होगा। यानी 10th क्वेश्चन जो था लास्ट सीरीज का, यानी कि सीरीज नंबर 1 का, उसका जो आंसर होगा वो आपका डी है। ठीक है, तो ये आप ये देख लेना फिर से। आप क्वेश्चन यदि है तो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लो। और आज का जो हम क्वेश्चन, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। नो, यदि वक्तव्य वो कहीं भी दे सकता है, वो राज्यसभा का हो या प्रधानमंत्री राज्यसभा का हो या लोकसभा का, वो दोनों हाउसेस में, दोनों सदन में वो वक्तव्य दे सकता है। उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा। नहीं, आप मनमोहन सिंह को याद करो, पूरे 10 साल तक वो राज्यसभा के ही सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री रहे, तो ये गलत हो गया। वह लोकसभा में बजट पर नहीं बोल सकेगा, बजट पे एकदम बोल सकेगा, वो उसको जहां मर्जी है वहां बोल सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। यस, तो ये आपका सही है, क्योंकि क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जो है वो मत क्यों नहीं दे सकता, कि इसका कारण क्या है कि जो जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि लोकसभा में जब तक वो मेजोरिटी, जब तक वो बहुमत उसके पास रहता है, तब तक वो सरकार में बनी रह सकती है। और लोकसभा में चूंकि मतदान होना है जो अविश्वास प्रस्ताव पे, तो जब वो सदन का सदस्य ही नहीं है लोकसभा का, तो वो मतदान नहीं दे सक पाएगा। ठीक है, तो वो मतदान आपका इसमें नहीं दे पाएगा। एक आप लोग से रिक्वेस्ट, जो आप लोग नए इस चैनल पे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और इंग्लिश मीडियम वाला हम अलग से सेम क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन हिंदी मीडियम में उसका सेपरेट सेपरेट वीडियो सेम क्वेश्चन का। इसका कारण क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स का डिमांड था कि जैसे पहले मैं ये करता था कि दोनों चीज क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश साथ में दे देता था, तो उसको जब एक्सप्लेन करता था तो मैं इंग्लिश में बेसिकली एक्सप्लेन, मैं लैंग्वेज मेरा बोलने का हिंदी में होता था, लेकिन मैं क्वेश्चन जो डील करता था वो इंग्लिश वाला। तो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट का डिमांड था कि हिंदी वाले के लिए भी ये किया जाए, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी में ही इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले के लिए सेपरेट इंग्लिश में। तो आपको जो प्रिफरेबल हो वो उस चीज को करो। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीड़कों के प्रतिरोध के अलावा ऐसी कौन सी अन्य संभावनाएं हैं जिनके लिए पौधों को आनुवंशिकता इंजीनियरिंग इंजीनियर किया जाता है। यानी कि जो जीएम क्रॉप के बारे में बता रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में बता रहा है, कि जो रोग ये प्रतिरोधी यानी कि पीड़क जो है, पीड़क ये है पेस्टिसाइड्स, पेस्ट जो है, ठीक है ना, पेस्ट के प्रतिरोध यानी कि पेस्ट उस पर ये रेसिस्टेंस टू पेस्ट, यानी कि पेस्ट उस पर अटैक ना करे। उसके अलावा और कौन कौन सी संभावनाएं हैं जिनके कारण पौधों को आनुवांशिकता इंजीनियर किया जाता है, तो उसमें जल भावसह बनाना, यानी कि जो क्या है, जल भावसह का मतलब होता है कि वाटर रेसिस्टेंस, यानी कि जो ये ड्राउट रेसिस्टेंस, तो यानी कि यदि कम बारिश भी हो, कम वर्षा हो, उसको भी वो सहन कर सके। तो ये आपका कम वर्षा हो तो उसको भी ये सहन कर सके, तो ये सही है। उपज के पोषक मूल्य को बढ़ाना, यस, जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो उसका पोषक तत्व है उसको बढ़ाना, तो सही है। उन्हें अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशन में उगने और तथा प्रकाश संश्लेषण करने योग्य बनाना, ये टारगेट नहीं है। ठीक है, उनकी निधानी आयु यानी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, कि यदि कोई फसल का आपने उत्पादन किया वो जल्दी खराब हो जाता है, तो आप ये उसका टारगेट है कि वो तुरंत खराब ना हो, तो ये भी हो जाएगा। तो 1 to 4, तो 1 to 4 किसमें, सी में है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, संसद जो है अंतरराष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बना सकती है। तो देखो, इसमें है सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। तो किसी भी राज्य की सहमति के बिना। देखो क्या होता है कि जो आपका अंतरराष्ट्रीय कानून वगैरह के संबंध में है, तो वो डीपीएसपी में उसका प्रावधान है कि हम जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे रखें, अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रखें। तो क्या है कि मान के चलो कि कोई भी विदेशी देश है, सम टाइम होता है, जैसे आप देखते होंगे कि ममता बनर्जी को जब ये बांग्लादेश के साथ हम समझौता करते हैं तो उनको टेबल पर रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कानूनी बाध्यता है, ये सम टाइम क्या होता है, पॉलिटिकल जो आपका कंसेंसस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हैं, या फिर जो हमारा कोलिशन पॉलिटिक्स। अब जैसे देखो, मान के चलो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे,
तो मनमोहन सिंह जब 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, तो वो क्या था, उसमें से वो कोलिशन में हमेशा रहे। जैसे अभी नरेंद्र मोदी भी कोलिशन में है, लेकिन इनके पास अपनी मेजॉरिटी है, इनके पास अपना बहुमत है, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है। तो यदि ये चाहें तो किसी भी पार्टी से कोई वार्तालाप नहीं कर सकते हैं कि जो इनकी मर्जी होगी वो कर सकते हैं। लेकिन हम जो हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें जो है फेडरल सिस्टम है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, तो कुछ चीजें होती है तो हम सारे यूनिट्स को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई बिना कोई बाधा के, किसी भी राज्य की सहमति के बिना उसको क्या है बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बनाती है। अब ऑब्वियसली यदि कुछ चीजें हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये चाहेगी कॉन्फिडेंस में ले, लेकिन ये बाध्य नहीं है, ये अपने आप से बना सकती है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण। तो देखो वाटर है, ये नॉर्मल वाटर हो रहा है और प्लस SO2, तो SO2 और ये मिल करके क्या होता है, H2SO3 बना लेता है। H2SO3 ये अम्लीय वर्षा होता है। और एक और भी चीजें होती है H2O प्लस SO3, इसको मिला करके H2SO4 बना लेती है। तो ये अम्लीय वर्षा में ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी क्या निर्दिष्ट करती है, यानी ये परिभाषा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का एक तरह से परिभाषा क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। तो इसमें क्या है, कलन विधि यानी एल्गोरिदम का एक समुच्चय जो अस्पष्ट तर्क फजी लॉजिक का प्रयोग कर समस्याओं का समाधान करता है। नो, ये डेफिनेशन नहीं है। अनेक कंप्यूटर जो बेतार जाल कर्मों और उपग्रहों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं, वो एक तरह से लाइन बाय मैन उसको कर सकते हो। एक वितरित कंप्यूटर स्थापत्य यानी कि कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सेक्टर सिस्टम आर्किटेक्चर जो अनुप्रयोगों और उपयोगकर्ताओं को जैसी आवश्यकता हो, ये ठीक है, हो वैसा ही सॉफ्टवेयर आधारित संरचना एवं प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन। देखो क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, कि मान के चलो कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग जो है सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा, या अलग अलग सारे में सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड कर रही है। अब कोई भी 10 लोग जो हैं सपोज एक ही यूनिट एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर का एक्सेसिबिलिटी जो हो वो सबके पास हो, कोई एप्लीकेशन या 10 डिफरेंट यूजर्स हैं उस एक ऐप को यूज कर सकें, तो उसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो सी इसका डेफिनेशन होगा, ये आंसर। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसके आधार पे उसके उस पर विचार करना है। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया, सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक निवल उधारी कर वित्त वर्ष में कर सकते हैं। उधारी, ये ठीक है ना, उधारी जो है वित्त वर्ष 2021-22 में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उधारी जो है वो वित्त वर्ष 2000 में ये एक्चुअली कर यहाँ होना चाहिए था, ये थोड़ा सा ये हो गया है, उधारी कर सकते हैं। तो ये सही है। देखो क्या है, अभी कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो हो रहा है कि राज्यों को या सेंट्रल केंद्र सरकार को पैसे कम आ रहे हैं और जो खर्च है वो ज़्यादा है। तो खर्च ज़्यादा है और इनकम कम है, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? देखो राज्य के लिए क्या होता है कि सेंटर से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और वित्त आयोग का क्या काम है कि वित्त आयोग का काम है कि सेंटर और राज्यों के बीच जो है वो टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है, जो कर कलेक्ट हो रहा है, उसका बँटवारा करना। तो वो आपका ये करते हैं, तो उसमें से क्या इनका है कि यदि वो पूरा नहीं हो रहा है तो 4% तक उसमें उधार ले सकते हैं। तो 3 के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। तो देखो संस्कृति मंत्रालय के अंदर तो है, लेकिन स्वायत्त संस्था नहीं है। ये क्या है, अटैच्ड ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस यानी संबंधित ऑफिस है, वो उससे संबंधित है। ठीक है ना, उसके अंदर वर्क कर रही है, वो इंडिपेंडेंट स्वायत्त नहीं है, स्वायत्त संस्था नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट गलत हो गया। इसकी स्थापना 1800 सॉरी सॉरी ये जो है 1800 ये 61 है। तो देखो अब उस अनुसार देखोगे, ये इसको या तो 1861 कर लो, या फिर यदि 1868 आप ये करते हो, ठीक है ना, तो 1800 आप 68 ये करते हो, तो इसका ये वाला आपका गलत हो गया। या तो चूंकि एक्चुअली ना वो आंसर जो है 1861 के अनुसार बनाया हुआ है, तो आप इसको 1861 या कर लो, या देखो ऑलरेडी आप वो वहां आंसर देखोगे तो वो 1861 के अनुसार है, अदरवाइज ये 1868 नहीं 1861 है।
तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता दे रहा हूं कि जो आंसर है वो 1861 के अनुसार हमने सही मान करके किया था, अदरवाइज यहाँ गलत है, तो उस चीज का आप इतना ये कर लोगे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके पहले महानिदेशक थे, तो ये सही है। तो यानी कि मैं ये समझता हूं कि 2 और 3 इसमें जो आंसर ऑप्शन बनाया हुआ उसके अनुसार ये सही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट आपका भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बजट 2021-22 में रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, यह स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है बड़ी लाइनों ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2024 दिसंबर तक रखा गया, यह 2023 दिसंबर तक रखा गया है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 9, भारत में बजट के इतिहास में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत में प्रथम बजट जो है 1860 में प्रस्तुत किया गया था, सही था। देखो क्या है कि 1858 में 1857 की जब क्रांति होती है, तो उसके बाद जो है क्या है कि ब्रिटिश जो मोनार्क है, ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है शासन को अपने हाथ में ले लेती है, यानी कि जो शासन अब चलेगा जो ब्रिटिश मोनार्क के चलेगा, यानी कि ब्रिटिश की उस समय महारानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ थी, ये विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया। तो क्वीन विक्टोरिया के देखरेख में फिर ये चलने लगा कि यानी कि सी वाज द मेन रूलर, वो रूलर हो गई, तो फर्स्ट सही है। आर्थिक मामलों का विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, यानी आर्थिक मामलों का विभाग जो बजट प्रस्तुत करता है, सही है। 2021-22 प्रथम पेपरलेस बजट है, यस सही है। इस बार जो है टैबलेट से पढ़ी। सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, यस जो है ये किया जाता है, ये एक्चुअली प्रस्तुत किया जाता नहीं, एक तरह से तैयार किया जाता है, इसको प्रॉपर तरीका से कर लो, एग्जैक्ट जो होना चाहिए कि तैयार किया जाता है। सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, यस ये सही है, मोरारजी देसाई है 10 बार बजट को पेश किए। तो ऑल 1, 2, 3 एंड 4 सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ये आपका जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपको फाइंड करना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। जीवित जीवों के पाचक तंत्र में ग्लूकोज जो है ग्लिसरॉल में टूट जाता है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजोन में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूट जाते हैं। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस जो ये क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो इसके ऑल जो 9 क्वेश्चन है उसके आंसर की हमने दिया हुआ है। और देखो 7 में ऑलरेडी हमने बताया कि जो उसका ऑप्शन इस ढंग का सेट था कि उसके अनुसार जो आपका बी होना है, तो मैंने वो जो है उसमें क्या है 1861 जो उसको कर लेना, 1868 जो लिखा हुआ उसकी जगह 61 कर लोगे, ये सही होगा, ठीक है। तो इसका जो 10वां क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बताना है, और आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा लिखो, खराब लगता है तो आप खत बताओ कि क्या हमें सजेशन दो, क्या हम और चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस चीज को रेगुलर मेंटेन करेंगे, और जब तक आपका ये एक तरह से कंटिन्यूअस, हमारा मेन टारगेट असिस्टेंट कमांडेंट है, लेकिन हम क्वेश्चन इस ढंग से दे रहे हैं कि सारे जो स्टैंडर्ड एग्जाम में है वो उसका ये काम आए, ठीक है। ओके, थैंक यू।